27 फरवरी 2019 आनंद सुपर 100 आप सबके लिए लेके आ रहा है रेलवेज बैच, एमपीपीएससी मेंस एंड एमपीएसआई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752138484। अब बच्चों हम क्षेत्रफल के आधार पर जीडीपी को देख चुके हैं। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसको हम कहेंगे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कहेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद। ध्यान रखें, हिंदी जो वर्जन है वो अलग अलग आ सकता है, परंतु आप इंग्लिश में ज़रूर ध्यान रखें, इसको कहेंगे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब एनडीपी के कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा एक उदाहरण पहले मैं देना चाहूँगा, उसको समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास वही है रामलाल जो कि एक कृषक है, प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है। उसने वर्ष भर एक कार्य किया, कृषि कार्य किया, और कृषि कार्य से उसने कुल उत्पादन किया 10 क्विंटल का, या थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लेते, मान लीजिए कि उसने 10 लाख रुपए की, अब तो मॉनेटरी वैल्यूएशन जानते हैं आप लोग, 10 लाख रुपए का कुल कृषि उत्पादन किया। और वर्ष के अंत में वो अपनी पत्नी को कहता है कि हे भगवान, ये लो, मैंने 10 लाख रुपए मूल्य की आय सृजित की है, अर्थात ये हमारे वर्ष भर की कमाई है। उसकी पत्नी बहुत सियाणी है और वो इकोनॉमिक्स पढ़ चुकी है, इकोनॉमिक्स की विद्यार्थी रही है। उसने कहा, हे मेरे प्रिय रामू, ये 10 लाख नहीं बल्कि 8 लाख रुपए है। रामलाल का दिमाग चकराया, उसने कहा नहीं भगवान, आप गिन लो, ये 10 लाख रुपए हैं। पत्नी कहेगी कि नहीं, ये 8 लाख रुपए है, आपकी आय 10 लाख नहीं बल्कि 8 लाख। ऐसा क्यों? रामलाल ने भी पूछा। अब पत्नी देवी ने कहा, समझो, वर्ष की शुरुआत में जब तुमने ये आर्थिक गतिविधि शुरू की थी, उस समय तुम एक ट्रैक्टर खरीद के लाए थे बाजार से, और उसका मूल्य था 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में तुम ट्रैक्टर खरीदे, पूरे वर्ष उस ट्रैक्टर का उपयोग तुमने कृषि कार्य में किया, और ऐसी स्थिति में 1 साल बाद उस ट्रैक्टर का मूल्य आज घटकर हो गया है 8 लाख रुपए। वो 10 लाख का ट्रैक्टर नहीं बल्कि 8 लाख रुपए मूल्य का ट्रैक्टर बचा है। ये 2 लाख रुपए क्या है? पत्नी समझाती है कि ये 2 लाख रुपए ट्रैक्टर के मूल्य में होने वाली गिरावट है। और ये क्यों हुई? क्योंकि ट्रैक्टर आर्थिक गतिविधि करते हुए घिसा। ये एक प्रकार की घिसावट है। इससे इंग्लिश में या इकोनॉमिक्स में कहेंगे हम डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास, मूल्य में होने वाली कमी, डेप्रिसिएशन। बच्चों फिर से रामलाल की पत्नी समझाती है कि रामलाल, जब भी कोई आर्थिक गतिविधि होती है तो उसमें कुछ पूंजीगत वस्तुएं शामिल की जाती है। अब फिर से आप अपना दिमाग दौड़ाइए, पूंजी शब्द आया है। पूंजी का मतलब है वे सभी संसाधन और क्षमताएं जो कि मानव द्वारा सृजित है। वह ट्रैक्टर जो कि मानव द्वारा सृजित है, अगर रामलाल इस ट्रैक्टर का प्रयोग कृषि कार्य में कर रहा है तो उसके लिए वह क्या हो गई? पूंजीगत वस्तु। तो हर आर्थिक गतिविधि में, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र की हो, द्वितीय क्षेत्र की हो या तृतीय क्षेत्र की हो, उसमें कुछ पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे रामलाल ने किया, कृषि कार्य में ट्रैक्टर का प्रयोग किया। अब इस ट्रैक्टर के प्रयोग करने के कारण उस ट्रैक्टर के मूल्य में कमी आई, उस ट्रैक्टर के पहिए घिसे, उसके कलपुर्जे घिसे, इसके कारण उसके मूल्य में कमी आई, जो कि पूंजीगत वस्तु के मूल्य में होने वाली कमी थी। और वो कमी कितनी थी? 2 लाख रुपए। इस प्रकार रामलाल की जो शुद्ध आय है वो 10 लाख रुपए नहीं बल्कि 8 लाख रुपए। अब हम एनडीपी की बात करते हैं। मान लीजिए कि भारत देश की कुल आय भी 10 लाख रुपए ही है, जीडीपी, और इस 10 लाख रुपए की आय प्राप्त करने में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में कई पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग किया गया, और वर्ष भर में उन पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में घिसावट के कारण कुछ कमी आई। इसे हम मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन कहते हैं, जो कि 2 लाख रुपए मूल्य की थी। इस प्रकार भारत की एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होगा? तो भारत की जीडीपी में से 2 लाख रुपए मूल्य जो घिसावट के कारण कम हुआ है, अर्थात डेप्रिसिएशन को हम घटाएंगे तो हमें एनडीपी प्राप्त होगी। इस प्रकार बच्चों एनडीपी क्या होता है? एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन,
भाषाई रूपांतरण सुन लीजिए। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है? शुद्ध घरेलू उत्पाद है सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने के पश्चात बची शेष राशि। इसको अगर परिभाषित करना पड़े मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 नंबर के लिए तो कैसे लिखेंगे? किसी देश विशेष के लिए, किसी देश की बात कर रहे हैं, परिभाषा आपके सामने है। किसी देश विशेष के लिए एक वित्तीय वर्ष में उस देश की आर्थिक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग में से कुल मूल्यह्रास को घटाने के पश्चात प्राप्त हुई राशि उस देश के लिए एनडीपी कही जाएगी। अभी हमने जीडीपी तथा एनडीपी का कॉन्सेप्ट देखा और आप ये समझ चुके हैं कि जीडीपी और एनडीपी के बीच में जो मुख्य अंतर है वो है केवल डेप्रिसिएशन का, या मूल्यह्रास का। ध्यान ही रखना बच्चों कि आईएएस प्रीलिम्स हो, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस हो या फिर एमपीपीएससी मेंस हो, वहाँ पर मूल्यह्रास को ध्यान रखना। ये जो मूल्यह्रास है ये अवमूल्यन नहीं है। बहुत सारे बच्चे मूल्यह्रास और अवमूल्यन में कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखें, ये डिवैल्यूएशन नहीं है, ये डेप्रिसिएशन है, ये मूल्यह्रास है। इसको पूछा जा सकता है। तो मूल्यह्रास को परिभाषित कैसे करेंगे? मैं फिर कहूँगा, आप एसेंस को समझिए। और एसेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं एमपीपीएससी मेंस में, या फिर जब भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। भाव क्या है? भाव ये है कि जब भी कोई आर्थिक गतिविधि होती है, ध्यान रखें, प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो या तृतीयक क्षेत्र हो, जब भी कोई आर्थिक गतिविधि होती है तो उस आर्थिक गतिविधि को संपन्न करने के लिए कुछ पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। और उस आर्थिक गतिविधि को पूर्ण करने की प्रक्रिया में उन पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में आती है कमी। और ये मूल्य में हुई कमी, जो कि पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में होने वाली कमी है, यही जो कमी है ये है मूल्यह्रास। अब इसको बांध देते हैं। आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण करने की प्रक्रिया में लगी हुई पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में होने वाली गिरावट या घिसावट, मूल्य में होने वाली गिरावट को हम मूल्यह्रास कहते हैं। इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी तक हमने क्षेत्रफल के आधार पर जीडीपी, एनडीपी देखा, डेप्रिसिएशन देखा। अब हम जनसंख्या को आधार बनाकर बात करते हैं। जब हम जनसंख्या को आधार बनाएंगे तब जीएनपी तथा एनएनपी का कॉन्सेप्ट आएगा। जीएनपी अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी को समझ लीजिए, और इसको समझने के पहले मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसा कि हर बार करता हूं, इस बार फिर करता हूं। मान लीजिए कि कोई मिस्टर जॉनसन है जो कि भारत में, मान लीजिए कि जबलपुर में, भारत के जबलपुर में, भारत में मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर में एक बीड़ी बनाने का कारखाना लगाता है। अब आप कहेंगे सर ये जबलपुर में ही बीड़ी बनाने का कारखाना क्यों है? तो उसका उत्तर मिलेगा आपको फिल्म शोले में, जिसमें ये बताया गया है कि जबलपुर में बीड़ी बनाने का कारखाने बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर बहुत अच्छी किस्म की बीड़ी बनती है। मिस्टर जॉनसन ने सोचा कि वो भारत आएंगे, भारत आकर बीड़ी बनाएंगे और उसे बेचकर लाभ कमाएंगे। मिस्टर जॉनसन आए और उन्होंने जबलपुर में एक फैक्ट्री सेटअप की और यहाँ पर बीड़ी बनाई तथा उसको बाज़ार में बेचा और उससे लाभ कमाया। मान लीजिए कि उन्होंने वर्ष भर में 1 करोड़ रुपए कमाए इस उद्योग में। ये जो 1 करोड़ रुपए है, ये 1 करोड़ रुपए मिस्टर जॉनसन अमेरिका लेकर जाते हैं और वहाँ ले जाकर अपने परिवार को दे देते हैं। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1, ये जो 1 करोड़ रुपए है क्या मिस्टर जॉनसन की आय है? उत्तर है हाँ है। प्रश्न क्रमांक 2, क्या ये 1 करोड़ रुपए भारत की आर्थिक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित किए गए वस्तु का मूल्य है? उत्तर है हाँ। तो इस प्रकार 1 करोड़ रुपए का ये जो उत्पादन हुआ, क्या ये भारत की जीडीपी में शामिल है? उत्तर है हाँ, ये भारत की जीडीपी में शामिल है। ध्यान दीजिए, मिस्टर जॉनसन आए, उन्होंने भारत में 1 करोड़ रुपए कमाए, उत्पादन किया, 1 करोड़ रुपए ले गए अपने देश। ये भारत की जीडीपी में शामिल है, परंतु वो पैसा भारत में नहीं है, वो अमेरिका जा चुका है। बुरा लगा सुन के आपको? कुछ समय रुकिए, अच्छा भी लगेगा। अब हमारे भाई बंधु जो कि आईटी सेक्टर में धूम मचा रहे हैं पूरे विश्व में, वो पहुंच गए कहाँ पर? अमेरिका।
ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भारतीय पहुंच गए खाड़ी देश और कनाडा। वहां जाकर उन्होंने टैक्सी चलाई, सर्विसेज दी अपनी और पैसे कमाए। ये जो आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, वे भारतीय जो कि विदेशों में हैं, वो हर साल बहुत सारा पैसा कमाते हैं और भारत को भेजते हैं, अपने परिवारजनों को भेजते हैं। इसे कहते हैं रेमिटेंस या फिर रेमिटांस। इसको हिंदी में कहा जाता प्रेषण। अब प्रेषण प्राप्ति के मामले में पिछले 1 दशक के डेटा अगर आप खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा कि चीन और भारत काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जानते हैं कि विश्व भर में भारत दूसरे स्थान पर है कुल जनसंख्या के मामले में। दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे पास है। राम जी की मौज है हमारे यहाँ, होनी भी चाहिए, हम योग्य हैं इस। महत्वपूर्ण बात क्या है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी पर्याप्त मात्रा में। जब विश्व में यूरोप, अमेरिका, यहाँ पर ये देश बूढ़े हो रहे हैं, जापान बूढ़ा हो रहा है, परंतु सबसे ज़्यादा युवा अभी भारत और चीन में मिलेंगे आपको। ये युवा हमारे देश में तो कार्य करते ही, उत्पादन करते ही हैं, विश्व के अलग अलग देशों में जाकर भी उत्पादन करते हैं और वहाँ जाकर वो प्राप्तियाँ गेन करते हैं, वो उत्पादन करते हैं, वो लाभ कमाते हैं और भारत को भेजते हैं, अपने मातृ देश को भेजते हैं प्रेषण के रूप में। और इन प्रेषण प्राप्तियों के बाद ध्यान रखें, क्या भारत में आर्थिक समृद्धि बढ़ती है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। आर्थिक लाभ बढ़ता, आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। अब मेरा प्रश्न आपके सामने है, जीडीपी किसकी बढ़ी? मान लो कि हमारा एक मित्र है जिसका नाम है, कुछ भी कह लीजिए, रामलाल हमारे पास है ही। रामलाल अमेरिका चला गया और वहाँ पर वो आईटी सेक्टर में काम करता है और उसने $1000 कमाए और भारत को भेजे। जब वो पैसा भारत आया, ध्यान रखना, ये जो उत्पादन हुआ है $1000 का आईटी सेक्टर का, ये अमेरिका के आर्थिक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित हुआ है, इसलिए ये अमेरिका की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। ध्यान दें, ये पैसा भारत आ गया है। अब ये पैसा जब भारत आया, तब ये पैसा भारत में कहाँ जोड़ा जाएगा? ध्यान रखें, ये पैसा भारत के नागरिक द्वारा कमाया गया है, तो ये भारत की जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जोड़ा जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से मिस्टर जॉनसन ने बीड़ी का उत्पादन करके 1 करोड़ रुपया कमाया, वो 1 करोड़ रुपया भारत की जीडीपी में तो शामिल होगा क्योंकि भारत की आर्थिक भौगोलिक सीमा में उत्पादित है और ये अमेरिका की जीएनपी में शामिल होगा। आप समझिए इस बात को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम जीएनपी की बात कर रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, तो इसका केवल और केवल सबसे सरलतम भाषा में अर्थ यह है कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा वर्ष भर में किया गया कुल उत्पादन का मूल्य। अब भारत की जीएनपी क्या है? सो सिंपल, सभी भारतीय नागरिक जो कि उत्पादन कर रहे हैं, ध्यान रखें सभी भारतीय लोग उत्पादन नहीं करते। हमारा छोटा रामलाल जो कि 2 साल का है, क्या वो आर्थिक गतिविधि में? उत्तर है नहीं। 80 साल के हमारे वृद्ध जो आर्थिक गतिविधि में संलग्न नहीं है, क्या वो उत्पादन करते? नहीं। हमारा लेबर फोर्स जो कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में लगा हुआ है, उनके द्वारा वर्ष भर में किया गया कुल उत्पादन का मूल्य, चाहे वो उत्पादन भारत देश की सीमाओं के अंतर्गत हो या भारत देश की सीमाओं के बाहर हो। यहाँ सीमा का तात्पर्य आपको पता है, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे तो ये आर्थिक भौगोलिक सीमा है। इसका मतलब क्या है बच्चों? जीएनपी क्या है? जीएनपी से तात्पर्य है, आप परिभाषा देखें स्क्रीन पर, जीएनपी से तात्पर्य है किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग, जो कि उस देश की आर्थिक घरेलू सीमा के अंतर्गत या उस देश की आर्थिक घरेलू सीमा के बाहर उत्पादित किया गया हो। इस प्रकार बच्चों जीएनपी को परिभाषित कर सकते हैं हम। एक समीकरण देखते हैं, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। अभी प्लस एक्स और माइनस वाई क्या है? प्लस एक्स है वह प्रेषण जो कि भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित धन है, यह भारतीयों द्वारा जो उत्पादन किया गया अपने देश की आर्थिक घरेलू सीमा के बाहर और भारत को प्रेषण के रूप में प्राप्त हुआ। और माइनस वाई क्या है? यह है विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित धन। अर्थात अगर हमें पता हो, क्या पता हो? हमें पता है भारत की जीडीपी क्या है,
हमें पता है कि भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित धन कितना है, ये पता हो, जो कि x है। हमें ये पता हो कि विदेशियों ने भारत में रहकर कितना धन अर्जित किया पिछले एक वित्तीय वर्ष में, तो हम जीडीपी में वह सारा पैसा जो कि भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित है और भारत भेजा गया उसको जोड़ देते हैं, और वह सारा धन या वह सारा पैसा घटा देते हैं जो कि विदेशों द्वारा भारत में अर्जित किया गया है। ये समीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई बार पूछ ली जा सकती है और संभावना भी बनती है। तो अगर आपको जीडीपी पता है तो जीएनपी कैसे निकालेंगे? तो जीएनपी वह स्थिति है जब हम जीडीपी में भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित धन को जोड़ देते हैं तथा विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित धन को घटा देते हैं। इस प्रकार हमें जीएनपी प्राप्त हो जाती है। अब बच्चों, मैंने ये देखा है कि कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि ये जीडीपी में है कि जीएनपी में है शामिल। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसा कि मान लीजिए कि आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, और उसमें शोएब अख्तर आता है। शोएब अख्तर आता है और यहाँ पर भारत में बैठकर, मुंबई में बैठकर कमेंट्री करता है या किसी टीवी प्रोग्राम में कमेंट्स करता है। वहीं पास में हरभजन सिंह भी बैठे हैं, वो भी यही काम करते हैं। मान लो कि दोनों व्यक्तियों को 10-10 लाख रुपए मिले। अब 10 लाख जो शोएब अख्तर ने कमाए और 10 लाख जो कि हरभजन सिंह ने मुंबई में बैठ के कमाए, दोनों ने वहीं बैठ के कमाए आईपीएल के दौरान। हरभजन सिंह के जो 10 लाख है, क्या वो भारत की जीडीपी में शामिल है? उत्तर है हाँ है। क्या वो भारत की जीएनपी में भी शामिल है? उत्तर है हाँ है। हरभजन सिंह के 10 लाख रुपए भारत की जीडीपी में भी शामिल है और जीएनपी में भी शामिल है। अब हम शोएब अख्तर की बात करते हैं। मुंबई में बैठकर शोएब अख्तर ने जो 10 लाख रुपए कमाए, क्या वो भारत की जीडीपी में शामिल है? तो उत्तर है हाँ है। क्यों? क्योंकि भारत की आर्थिक घरेलू सीमा में होने वाला उत्पादन है, सेवागत उत्पादन है। क्या ये भारत की जीएनपी में शामिल है? शोएब अख्तर ने कमेंट्री करके जो 10 लाख रुपए कमाए, ध्यान दीजिए, क्या ये भारत की जीएनपी में शामिल है? उत्तर है नहीं, क्योंकि जीएनपी का कॉन्सेप्ट है भारतीयों द्वारा या किसी देश के नागरिकों द्वारा किया गया कुल उत्पादन। और शोएब अख्तर पाकिस्तानी नागरिक है किंतु भारत में बैठकर कमा रहा है, तो वो भारत की जीडीपी में तो शामिल है किंतु भारत की जीएनपी में शामिल नहीं है। अब अगला प्रश्न, क्या शोएब अख्तर ने जो मुंबई में बैठकर आईपीएल के दौरान 10 लाख रुपए कमाए, ये पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल है? उत्तर है नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान की आर्थिक भौगोलिक सीमा के बाहर किया गया उत्पादन है। क्लियर है? क्या ये 10 लाख रुपए जो पाकिस्तान शोएब अख्तर अपने परिवार को भेजता है, ये पाकिस्तान की जीएनपी में शामिल है? उत्तर है हाँ है। तो ये 10 लाख रुपए जो कि शोएब अख्तर ने मुंबई में बैठ के कमाए, पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल नहीं है, यह भारत की जीडीपी में शामिल होगा, किंतु यह भारत की जीएनपी में शामिल नहीं है बल्कि पाकिस्तान की जीएनपी में शामिल होगा। एक अतिरिक्त उदाहरण लेते हैं, हालांकि मुझे पता है कि आप समझ गए, फिर भी मेरी खुशी के लिए। मान लीजिए कि विराट कोहली अभी ऑस्ट्रेलिया गया था और ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर उन्होंने कोई T20 मैच खेला, और इस T20 मैच को खेलने के लिए उनको मान लीजिए कि 10 लाख रुपए मिले। अब ये 10 लाख रुपए विराट कोहली ने कमाए, उत्पादन किस चीज़ का किया? उत्पादन किया सेवागत उत्पादन। हमें क्या मिला? मनोरंजन। तो ये सेवागत उत्पादन है जो कि मनोरंजन प्रदान करता है। अब प्रश्न आगे है, ये 10 लाख रुपए जो कि ऑस्ट्रेलिया में बैठकर या खेलकर, क्रिकेट खेलकर विराट कोहली ने कमाए, क्या ये भारत की जीडीपी में शामिल है? उत्तर है नहीं। क्या ये ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में शामिल है? उत्तर है हाँ। अब ये जो 10 लाख रुपए मैच फीस है, क्या ये विराट कोहली द्वारा अर्जित किया गया ऑस्ट्रेलिया में धन है? उत्तर यहाँ है। क्या ये भारत की जीएनपी में शामिल है? उत्तर है हाँ। ये 10 लाख रुपए भारत की जीएनपी में शामिल होगा, क्योंकि ये 10 लाख रुपए विराट कोहली भारत भेजेगा और ये प्रेषण के रूप में शामिल होगा। तो होपफुली बच्चों आपको जीडीपी और जीएनपी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों, जीएनपी को एक्सप्लेन करते हुए कुछ किताबों में सामान्य निवासी, किसी देश के सामान्य निवासी तथा नागरिकों के बीच के कॉन्सेप्ट को दर्शाया गया है। मैं 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
जब हम किसी देश के अंतर्गत सामान्य निवासियों की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा उस देश में सामान्यतः रहने वाले लोग जो कि उस देश के नागरिक भी हैं और विदेशी भी हैं। जैसे भारत है, भारत में बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं, अधिकांश वही है, और कुछ विदेशी भी हैं जो भारत में रहते हैं। ये विदेशी पर्यटन के लिए आ सकते हैं, ये विदेशी भारत में आर्थिक गतिविधियों के लिए भी आ सकते हैं। ये सामान्य निवासी कहे जाएंगे जो सामान्यतः भारत में निवास करते हैं। जबकि जब हम करेंगे भारतीय नागरिक या नागरिकों की बात, तब इसका मतलब होगा कि भारत में रहने वाले वे लोग जो भारत के संविधान के अंतर्गत नागरिकता कानून के दायरे में या नागरिकता कानून में परिभाषित उन नियमों के अंतर्गत आते हैं, वो भारत के नागरिक। अब कौन भारत के नागरिक होंगे कौन नहीं होंगे, इसके लिए आपको पॉलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। मैं केवल ये कह रहा हूँ, सामान्य निवासी का मतलब है भारतीय नागरिक प्लस विदेशी, और भारतीय नागरिक का मतलब है भारतीय संविधान द्वारा जो परिभाषित किया गया है और उसको परिभाषित करते हुए जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों के दायरे में आने वाले लोग भारत के नागरिक हैं। अर्थात जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो आर्थिक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत सामान्य निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन आएगा, और जब हम जीएनपी की बात करेंगे तो भारतीय नागरिकों द्वारा देश के अंदर या देश के बाहर किए गए कुल उत्पादन की बात करेंगे। जीएनपी को समझने के पश्चात अब हम एनएनपी की बात करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट की। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन वह कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से आप ग्रॉस तथा नेट के बीच का अंतर निकाल सकते हैं। एक समीकरण से यूँ समझ लीजिए कि सकल बराबर, ध्यान दीजिए, जो सकल उत्पादन है उसमें से अगर आप मूल्यह्रास घटा देते हैं तो शुद्ध उत्पादन मिल जाता है। यूँ कर लीजिए कि शुद्ध बराबर नेट बराबर सकल अर्थात ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ये समीकरण अगर आपको ध्यान है तो आप जीएनपी तथा एनएनपी को समझ जाएंगे। मैं समीकरण से पहले स्पष्ट करता हूँ, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन केवल। और अब इसको परिभाषित करना हो हमें तो हम कहेंगे किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग जो कि उस देश की आर्थिक सीमाओं के अंतर्गत या उस देश की आर्थिक भौगोलिक सीमाओं के बाहर उत्पादित किया गया हो और इसमें से मूल्यह्रास को घटा दिया गया हो, तो ये जो प्राप्त राशि हमें ये मिल जाएगी एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट।